नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने पिछले कुछ हफ्तों से अरावली बचाओ का शोर सुना होगा। सेव अरावली के ट्रेंड्स देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई उस नींव की है जिस पर दिल्ली खड़ी है, जिस पर हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा पनपता है, और शायद उस हवा की भी जिसमें हम सांस लेते हैं। आज मैं आपको अरावली की उस कहानी से रूबरू कराऊंगा जो किताबों में कम और धूल मिट्टी के हर कण में ज्यादा लिखी है। वो सच जो शायद सरकार के बयान और मीडिया की हेडलाइंस के बीच कहीं दब गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अरावली नहीं रही तो आपके घर की बालकनी से दिखने वाला आसमान कैसा होगा? क्या आपने सोचा है कि गुड़गांव के चमचमाते दफ्तरों के नीचे की जमीन कितनी खोखली हो रही है? आज बात सिर्फ पत्थरों की नहीं, आज बात हमारी रगों में दौड़ने वाले पानी और हमारे फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन की है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक अजीबोगरीब परिभाषा गढ़ी गई है। अब सिर्फ वही पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर ऊंची होगी। 100 मीटर। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इस एक संख्या का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अरावली की हजारों छोटी छोटी चोटियां जो सदियों से यहां खड़ी थीं, अब कानूनी रूप से पहाड़ नहीं रहीं। वे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा बन गई हैं। और जब कोई पहाड़ नहीं रहता तो उस पर खनन की रोक भी नहीं रहती। यह सीधा सीधा लाइसेंस है उस विनाश के लिए जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। सरकार इसे वैज्ञानिक परिभाषा बता रही है, कह रही है कि यह एक स्पष्टीकरण है ताकि अस्पष्टता खत्म हो। लेकिन क्या यह अस्पष्टता खत्म कर रहा है या अरावली को ही खत्म करने की तैयारी है? कल्पना कीजिए, एक बिल्डर आता है और कहता है कि यह पहाड़ तो सिर्फ 90 मीटर का है, इसलिए मैं इसे डायनामाइट से उड़ा सकता हूं। क्या प्रकृति को स्केल लेकर नापा जा सकता है? क्या 1 मीटर कम होने से उस पहाड़ की उपयोगिता खत्म हो जाती है? अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली आए हैं, तो क्या आपको पता है कि अरावली आपके लिए क्या करती है? यह सिर्फ सुंदर दिखती नहीं है। अरावली, जिसे कई भूवैज्ञानिक दिल्ली का फेफड़ा और थार रेगिस्तान की ढाल कहते हैं, वास्तव में दिल्ली को रेगिस्तान बनने से बचाती है। सोचिए, एक तरफ राजस्थान का विशालकाय थार रेगिस्तान है और दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की घनी आबादी। इन दोनों के बीच खड़ी है यह प्राचीन पर्वत श्रृंखला। इसकी छोटी छोटी पहाड़ियां, इसकी कटिफ्टी घाटियां हजारों सालों से रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अरावली को छेड़ा गया तो थार की रेत दिल्ली के आसमान में छा जाएगी और हम खुली आंखों से अपनी आंखों के सामने दिल्ली को धीरे धीरे रेगिस्तान बनते देखेंगे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक ठोस भूवैज्ञानिक खतरा है जिसे सरकार अपनी विकास की परिभाषा में शामिल करना भूल गई है। आप जरा सोचिए, जब लू के थपेड़े सीधे आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचेंगे और धूल की चादर आपके खाने की मेज पर बिछ जाएगी, तब क्या ये 100 मीटर वाली परिभाषा आपको बचा पाएगी? सरकार का पक्ष यह है कि यह फैसला विकास के लिए जरूरी है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में खनन पर पाबंदी से आर्थिक गतिविधियां रुक रही थीं। कंपनियों को खनिज निकालने में दिक्कत आ रही थी और इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। कुछ सरकारी अधिकारियों ने तो यहां तक कहा है कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों का ध्यान रखता है। वे दावा करते हैं कि इससे उन जमीनों का उचित उपयोग हो पाएगा जो अब तक यूं ही पड़ी थी। लेकिन क्या उचित उपयोग का मतलब उस प्राकृतिक ढाल को तोड़ना है जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी और सांस लेने की हवा दे रही है? क्या कुछ कंपनियों का मुनाफा हमारे बच्चों के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? राजस्व के आंकड़े तो शायद बजट में अच्छे दिखें, लेकिन जब बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पतालों की लाइनें लंबी होंगी, तब उस राजस्व का क्या मूल रह जाएगा? क्या हम नोटों की गड्डियों से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर ही खुश रहेंगे? अरावली का इतिहास लगभग 3.5 अरब साल पुराना है। जी हां, 3.5 अरब साल। यह हिमालय से भी पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। जब डायनासोर भी नहीं थे, तब अरावली के पहाड़ बनते बिगड़ते रहे।
यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह जीवित इतिहास है। इसकी हर चट्टान में लाखों करोड़ों साल की कहानी छिपी है। अरावली उस वक्त से यहाँ मौजूद है जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे थे, और इसी प्राचीन विरासत को हम 100 मीटर की तलवार से काटने जा रहे हैं। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि वे जानते हैं कि अरावली केवल पहाड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक विशालकाय पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इसमें ऐसे खनिज हैं जो धरती के शुरुआती दिनों की गवाही देते हैं। क्या हमें अधिकार है कि हम 3.5 अरब साल की मेहनत को 3 से 4 साल के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कुर्बान कर दें? क्या आपको पता है कि अरावली दिल्ली एनसीआर की पानी की समस्या का कितना बड़ा समाधान है? यह एक विशालकाय भूजल रिचार्ज जोन है। अरावली की चट्टानों में दरारें और फ्रैक्चर होते हैं, जिनसे बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है और भूजल स्तर को बढ़ाता है। यह एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती है, जो बारिश के पानी को सोखकर उसे जमीन के भीतर जमा करती है। जब हम अरावली को तोड़ते हैं तो हम इस प्राकृतिक स्पंज को निचोड़ रहे होते हैं। नतीजा क्या होगा? दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में भूजल स्तर तेजी से गिरेगा। पहले ही गुरुग्राम में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया है। क्या आप जानते हैं कि फरीदाबाद के कई इलाके पहले से ही डार्क जोन घोषित हो चुके हैं, यानी वहां जमीन के नीचे पानी खत्म होने की कगार पर है? अगर ये छोटी पहाड़ियां गायब हो गईं, तो मानसून का सारा पानी बहकर नालों में चला जाएगा और जमीन प्यासी रह जाएगी। गर्मी के दिनों में टैंकरों का पानी भी नसीब नहीं होगा। क्या सरकार के पास इस पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जो अरावली हमें सदियों से देती आ रही है? या फिर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब पानी की हर बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा और एक बाल्टी पानी के लिए दंगों जैसी स्थिति बन जाएगी? अरावली में सिर्फ पेड़ और पत्थर नहीं है, बल्कि यह वन्य जीवों का घर भी है। तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, नीलगाय और तरह तरह के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। यह इन जीवों का प्राकृतिक गलियारा है। क्या आपने कभी सोचा है कि गुड़गांव की सोसाइटियों में तेंदुए क्यों घुस आते हैं? क्योंकि हमने उनके घर उजाड़ दिए हैं। जब हम अरावली के हिस्सों को खनन के लिए खोलते हैं, तो इन जीवों के आवास छिन जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए शहरों की तरफ भागते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ता है। क्या सरकार ने इस पारिस्थितिकीय असंतुलन के बारे में सोचा है? क्या उन्हें पता है कि एक भी प्रजाति का लुप्त होना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर कितना गहरा असर डाल सकता है? अरावली एक कनेक्टिंग कड़ी है राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व और हरियाणा के जंगलों के बीच। अगर यह कड़ी टूटी तो वन्य जीवों का जेनेटिक डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी और अंततः ये खूबसूरत जीव हमारे बीच से गायब हो जाएंगे। अरावली की कहानी सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की भी है जिनकी आजीविका इस पर निर्भर करती है। आदिवासी समुदाय और स्थानीय ग्रामीण जो सदियों से इन जंगलों और पहाड़ों के साथ तालमेल बनाकर रह रहे हैं, उनके लिए यह केवल जमीन नहीं, उनकी माँ है। उनके पारंपरिक ज्ञान, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाज अरावली से जुड़े हुए हैं। वे जानते हैं कि किस पत्थर के नीचे पानी मिलता है और किस जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी ठीक होती है। खनन और निर्माण से उनका विस्थापन होगा, उनकी पहचान खो जाएगी। क्या यह सिर्फ विकास है या कुछ लोगों की कीमत पर कुछ कॉर्पोरेट्स का फायदा? जब एक पूरा समुदाय अपनी जड़ों से कट जाता है तो वह केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी मर जाता है। क्या हमारा आधुनिक भारत इन बलिदानों की बुनियाद पर खड़ा होगा? लोगों का कहना है कि सरकार के फैसले में दूरदर्शिता की कमी है। वे कहते हैं कि 100 मीटर की ऊंचाई का मानदंड पूरी तरह मनमाना है। क्या एक 99 मीटर ऊंची पहाड़ी का पारिस्थितिक महत्व कम हो जाता है? क्या प्रकृति ऐसे मीटर स्केल पर काम करती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार को देना होगा। कई पर्यावरण संगठन इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह न केवल पर्यावरण के लिए विनाशकारी है, बल्कि संवैधानिक रूप से भी कमजोर है। हमारा संविधान अनुच्छेद 48A के तहत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है, और अनुच्छेद 51A के तहत यह हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह वनों,
झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। यह फैसला उन मौलिक सिद्धांतों के साथ मजाक जैसा लगता है। कुछ लोगों का तर्क है कि खनन तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, खनिज चाहिए होंगे, सड़कें बनाने के लिए गिट्टी चाहिए होगी, जरूर चाहिए होंगे, लेकिन क्या इसके लिए अरावली ही एकमात्र जरिया है? क्या हम रिसाइकिलिंग और अन्य विकल्पों पर ध्यान नहीं दे सकते? क्या हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से खत्म करना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी न बचे? यह धारणीय विकास के सिद्धांत के खिलाफ है। आज हम अरावली को काटकर ऊंची इमारतें बना रहे हैं, लेकिन क्या उन इमारतों में रहने वाले लोगों के पास ताजी हवा और पीने का पानी होगा? हम कैसा शहर बसा रहे हैं जहां सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन जीवन के लिए बुनियादी जरूरतें गायब हैं? अरावली के भीतर ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें ऐसी प्राचीन गुफाएं और जल स्रोत हैं जो हजारों साल पुराने हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसे जीवाश्म भी मिले हैं जो अरावली के प्राचीन इतिहास की गवाही देते हैं। कई जगहों पर आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। क्या हम इन अमूल्य धरोहरों पर बुलडोजर चलने देंगे? यह सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, यह एक जीवित संग्रहालय है, और हम इसे एक सरकारी गजट में 100 मीटर की परिभाषा में बांधकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नुकसान भी है जिसे पैसे से कभी नहीं भरा जा सकता। एक बार अगर एक पहाड़ काट दिया गया तो उसे दोबारा 3.5 अरब साल लगेंगे वैसा बनने में। क्या हमारे पास इतना वक्त है? दुनिया भर में जहां विकसित देश अपने पहाड़ों और जंगलों को वापस पा रहे हैं, वहां हम अपने सबसे पुराने सुरक्षा कवच को हटा रहे हैं। न्यूयॉर्क ने अपने सेंट्रल पार्क को बचाने के लिए क्या नहीं किया? लंदन अपने ग्रीन बेल्ट के लिए कितना सजग है? लेकिन हम दिल्ली की एकमात्र लाइफलाइन को खत्म करने पर तुले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरावली के खत्म होने से दिल्ली का तापमान कम से कम 2 से 3 डिग्री और बढ़ जाएगा। पहले ही यहाँ की गर्मी जानलेवा होती है, सोचिए भविष्य में क्या होगा। क्या हम एयर कंडीशन के भरोसे पूरी जिंदगी बिता सकते हैं? और उन लोगों का क्या जिनके पास छत भी नहीं है? सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्हें उन वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों की आवाज सुननी चाहिए जो दशकों से अरावली के साथ जुड़े हुए हैं। हमें एक ऐसा समाधान खोजना होगा जो विकास को भी बढ़ावा दे, लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। क्या हम ऐसी नीतियां नहीं बना सकते जो अरावली को बिना नुकसान पहुंचाए आर्थिक लाभ दें? इको टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और सस्टेनेबल रिसर्च जैसे कई विकल्प हैं। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, वह हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया तो वह पलटवार भी करेगी, और वह पलटवार केदारनाथ या वायनाड जैसी आपदाओं के रूप में हो सकता है। क्या हम उस त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पर जो गुस्सा दिख रहा है वह सिर्फ एक इमोशन रिस्पॉन्स नहीं है, वह एक चेतावनी है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि विकास के नाम पर उनसे क्या छीना जा रहा है। सेव अरावली आंदोलन अब केवल हरियाणा या राजस्थान का नहीं रहा, यह एक नेशनल मूवमेंट बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी सवाल पूछ रही है कि आप हमें कैसा भविष्य देकर जा रहे हैं? क्या हमें विरासत में सिर्फ धूल, धुआं और सूखे कुएं मिलेंगे? तो दोस्तों, यह सिर्फ अरावली की बात नहीं है। यह हमारी हवा, हमारे पानी, हमारी आने वाली पीढ़ियों और हमारे भविष्य की बात है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह समय है अपनी आवाज उठाने का, इस मुद्दे पर सवाल करने का और सरकार को यह समझाने का कि कुछ चीजें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। अरावली को बचाना सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर अरावली गिरती है तो दिल्ली भी गिरेगी और हमारा गौरवशाली इतिहास भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को इन तथ्यों के बारे में बताएं जो शायद उन्हें नहीं पता। और याद रखिए, जब तक अरावली सुरक्षित है तब तक हम सुरक्षित हैं। इस लड़ाई को रुकने मत दीजिए, क्योंकि जब अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे।